प्यारे बच्चों, रोज एकेडमी में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हम लोग सही आदत सीख रहे हैं। हमने इससे पहले देखा है कि भाई किसी भी चीज़ को गिनने के लिए हमें आदत की ज़रूरत होती है। जो गिनती की जो आदत होती हैं वो तबई आदत कहलाती हैं। फिर हमने देखा कि भाई तबई आदत के अलावा भी हम लोग एक और हिस्सा है, एक और आदत का इस्तेमाल करते हैं जो सिफर है। सिफर और सारे तबई आदत, इनको मिलाकर क्या होते हैं? मुकम्मल आदत होते हैं। इसके अलावा भी हमने देखा कि भाई सिफर 1, 2, 3 के अलावा भी कुछ मनफी आदात भी होते हैं। तो ये मुकम्मल आदात और मनफी आदात के मजमूए को हम सही आदात कहते हैं। ये हमने पहले वीडियो में हमने देखा है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर हमारे पहली वीडियो को देखें। ये इस सिलसिले का दूसरा वीडियो है। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि आपको ये वीडियो रोक रोक कर देखना है, लिखना है, साथ साथ पेन पेंसिल बयाज लेकर बैठना है, और जहां ज़रूरी हो वीडियो को रोककर पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अददी ख़त से तो आप मुतारफ़ हो चुके हैं, है ना। अब हम देखेंगे कि एक बार और हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि ये आपके सामने देखिए अददी ख़त है, जिसके ऊपर सिफर से अगर हम दाएं जानिब जाएंगे तो मुस्बत अदद होते हैं। सिफर से अगर हम बाएं जानिब जाएंगे तो मनफी अदद रहेंगे। सिफर के बिल्कुल करीब में बाएं जानिब कौन सा रहेगा? मनफी 1 अदद होगा। फिर मनफी 1 से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कौन सा अदद रहेगा? मनफी 2 रहेगा। इस तरीके से अदद क्या होंगे? मनफी अदद सिफर के बाएं जानिब आएंगे। और सिफर के अगर आप दाएं जानिब जाते हैं तो मुस्बत अदद होते हैं, है ना। सिफर के फौरी दाएं जानिब कौन सा अदद है? 1 है। फिर 1 से अगर आप और आगे बढ़ते हैं तो कौन सा अदद आएगा? 2 अदद आएगा। तो इस तरीके से सिफर के दाएं जानिब मुस्बत अदद, सिफर के बाएं जानिब तमाम मनफी अदद होते हैं। और सिफर के बारे में हमने पढ़ा है, सिफर ना तो मुस्बत अदद है ना ही मनफी अदद है। ठीक है, आइए हम इसको मिसालों से समझते हैं कि भाई मनफी अदद का इस्तेमाल कहाँ होता है, मुस्बत अदद का इस्तेमाल कहाँ होता है। हम इसको क्या करते हैं? मिसालों से समझते हैं। ठीक है, एक मिसाल देखिए, मनफी अदद का इस्तेमाल, मुस्बत अदद का इस्तेमाल कहाँ होता है। दर्ज हरारत की पैमाइश में किस जगह कितनी गर्मी है, इसको जाहिर करने के लिए मनफी और मुस्बत आदात का इस्तेमाल होता है। जैसे तपिश पैमा के अंदर दर्ज हरारत मापा जाता है। अगर देखेंगे, अगर आप सिफर से ज़्यादा दर्ज हरारत है, कितना भी हो, जैसे हम यहाँ पर बता रहे 20 दर्ज हरारत है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सिफर से ज़्यादा दर्ज हरारत को मुस्बत से जाहिर किया जाता। इसी तरीके से सिफर से अगर कम दर्ज हरारत है तो हम उसको मनफी से जाहिर करते हैं, है ना। जैसे सिफर से कम है यहाँ पर तो मनफी 12 है। तो जैसे जैसे दर्ज हरारत मुस्बत की तरफ जाएगा तो दर्ज हरारत यानी माहौल क्या होते जाएगा? गर्म होते जाएगा। और जैसे जैसे दर्ज हरारत कम होते जाएगा, जैसे अभी -12 यहाँ पर बता रहे हैं, उसके बाद अगर -13, -14, -20 होगा तो माहौल क्या होते जाएगा? सर्द होते जाएगा। और अगर दर्ज हरारत सिफर पर आता है तो भी क्या होती है? गर्मी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर, है ना। तो गर्मी कितनी गर्मी है, इसके ऊपर मुस्बत और मनफी आदात को हम क्या करते हैं? जाहिर करते हैं। ठीक है, और कहाँ पर इस्तेमाल होता है मनफी और मुस्बत अदद का? देखिए आप, किसी जगह की बुलंदी के लिए, किसी भी जगह की बुलंदी, जैसे अब यहाँ पर आप देखिए पहाड़ आपको नजर आ रहा है। अब ये पहाड़ की बुलंदी कितनी है? तो किसी भी इमारत की या किसी पहाड़ की बुलंदी को सतह समंदर से नापा जाता है कि भाई सतह समंदर से कितने बुलंद है। तब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए पहाड़ की बुलंदी दी गई, सतह समंदर से 800 फीट बुलंद है। तो उसको किससे जाहिर करेंगे आप? मुस्बत से जाहिर करेंगे। ठीक है, और अगर कहा जाए कि सतह समंदर से नीचे है, गहरा है, तो उसको किससे जाहिर करेंगे आप? मनफी से जाहिर करेंगे। और सीफर यानी क्या? सतह समंदर की बुलंदी, यानी समंदर का अगर आप देखेंगे, समंदर के जो पानी की जो सतह है, जो लेवल है, वो कैसे मापी जाती है? सीफर पर मापी जाती है। और उससे उससे ही सबकी बुलंदी नापी जाती है। ठीक है, अगर कोई चीज़ बिल्कुल बुलंद नहीं है, जैसे सतह समंदर है, साहिली समंदर है, तो वो सीफर, उसकी बुलंदी कितनी रहेंगी? सीफर। ठीक है, तो सिफर से ज़्यादा बुलंदी को किससे जाहिर करेंगे? मुस्बत से। और सिफर से कम बुलंदी को किससे जाहिर करेंगे आप? मनफी से जाहिर करेंगे। तो बुलंदी की पैमाइश के लिए भी या बुलंदी को जाहिर करने के लिए भी मुस्बत और मनफी आदात का हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। पैसों के हिसाब किताब में जब वहाँ पर भी मुस्बत और मनफी आदात का इस्तेमाल होता है। देखिए, जब आपके बैंक के खाते में कोई रकम जमा होती है तो उसे हम मुस्बत अदद से जाहिर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे
آپ کے بینک کے کھاتے میں 50 روپے جمع ہوئے، تو آپ کو اس کو کس سے ظاہر کرتے ہیں بینک والے؟ مثبت 50 سے ظاہر کرتے ہیں، ہے نا، یعنی رقم جمع ہوئی، ہے نا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کچھ دنوں کے بعد آپ نے 100 روپے اگر بینک میں آپ نے اپنے جمع کیے تو اس کو بھی آپ کیا کریں گے؟ مثبت سے جمع کریں گے۔ لیکن جب آپ کے بینک کھاتے سے رقم خرچ ہوتی ہے، آپ پیسے خرچ کرتے ہیں، تو اس کو ہم منفی عدد سے ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے -20 مطلب کیا ہو گیا؟ 50 روپے میں سے جو بھی رقم آپ نے تھی آپ کے بینک میں، اس میں آپ نے کیا کی؟ -20 روپے خرچ کر دی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں صفر اگر ظاہر کر رہے، زیرو اگر ظاہر کر رہے، تو آپ کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں اور آپ کو کسی کے پیسے دینے بھی نہیں ہیں، آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی قرض نہیں ہے، اس کا مطلب آپ کا اکاؤنٹ کا بیلنس کتنا ہے؟ صفر ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے تو نہیں ہیں، لیکن سمجھ لیجئے آپ 100 روپے کسی کے دینے ہیں، تو آپ کے کیسے ظاہر کیا جائے گا؟ پھر وہ کیسے ظاہر کیا جائے گا؟ -100 سے ظاہر کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے پیسے کے حساب میں بھی مثبت اور منفی اعداد کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو، اب آپ یہاں پر کچھ مثالیں ہیں، آپ کو مثبت یا منفی عدد میں اس کو ظاہر کرنا ہے، سمجھنا ہے، دیکھیں گے ایک ایک مثال ہم لوگ سمجھیں گے۔ آپ کیا کیے، یہاں پر ایک مثال آنے کے بعد آپ بھی کیا کر لیے؟ کمنٹ باکس میں لکھتے چلیں جوابات کو۔ جیسے مثال کے طور پر سطح سمندر سے 100 فٹ نیچے کہا گیا ہے، دیکھو تو اب کیسے ظاہر کریں گے مثبت اور منفی عدد میں؟ کتنا فٹ نیچے بتایا گیا ہے؟ 100 فٹ۔ اب سطح سمندر کیا ہوتی ہے؟ صفر ہوتی ہے، اس سے نیچے مطلب کیسے ظاہر کریں گے؟ میں اس کو -100 سے ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال پڑھیے آپ، 0 ڈگری سے 25 ڈگری سیلسیس زیادہ کہا گیا ہے، تو اس کو کیا میں ظاہر کریں گے؟ آپ ظاہر بات ہے اس کو مثبت میں ظاہر کریں گے، ہے نا۔ اس کے بعد 0 سے 5 کم، بولیے آپ مثبت آئے گا کہ منفی آئے گا؟ منفی آئے گا، ٹھیک ہے۔ ایک آبدوز سطح سمندر سے 500 میٹر گہرائی میں ہے، دیکھیے 500 میٹر گہرائی میں ہے، تو اس کو بھی کون سی علامت سے ظاہر کریں گے؟ منفی سے ظاہر کریں گے۔ اب دیکھیے، ہمالیہ کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سطح سمندر سے 8848 میٹر بلند ہے، سطح سمندر سے بلند ہے، اس کو آپ کیسے ظاہر کریں گے؟ پھر اس کو اس طریقے سے جمع سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زمین سے 120 میٹر بلندی پر اڑنے والا پتنگ، بلندی پر جا رہے تو اس کو بھی کس سے ظاہر کریں گے؟ آپ ظاہر بات ہے جمع سے آپ ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے۔ عمارت کی پہلی منزل، ایک عمارت بنی ہوئی ہے، اس کی پہلی منزل ہے، تو اس کو بھی کس سے ظاہر کریں گے؟ آپ جمع سے ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے زمین دوز راستہ زمین سے 2 میٹر گہرا ہے، زمین دوز راستہ یعنی کیا؟ زمین کے اندر گہرائی میں راستہ، زمین دوز ہونا مطلب زمین کے اندر گہرائی میں جانا، تو کتنا گہرا ہے وہ؟ 2 میٹر گہرا ہے، تو اس کا مطلب اس کو آپ کیسے ظاہر کریں گے؟ منفی سے ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر اس کے آگے جوابات آ گئے، آپ اس کو یہاں رکا کے لکھ سکتے ہیں، جیسے سطح سمندر سے 100 فٹ نیچے یعنی -100 لکھیں گے ہم اس کے آگے، تو اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ان سوالات کو حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ویڈیو روکو اور یہ جملے وغیرہ پورے آپ کیا کرو؟ لکھو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بھی صحیح عدد میں کون سا عدد بڑا اور کون سا عدد چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پر سب سے پہلے پڑھیں گے ہم کہ یہ پڑھیے آپ ذرا یہاں پر ویڈیو کو روک کر، عددی خط پر دائیں جانب عدد بڑھتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عددی خط یہاں پر دیا ہوا ہے۔ اب جیسے جیسے آپ دائیں جانب بڑھیں گے، مثال کے طور پر سمجھ لیجیے آپ -7 پر ہیں، کہاں پر ہیں آپ؟ -7 پر ہیں۔ اب جیسے جیسے دائیں جانب بڑھیں گے، دائیں جانب بڑھیں گے مطلب کدھر جائیں گے؟ اب -7 سے سمجھ لیجیے آپ نے بڑھ کے -6 پر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو دائیں جانب جب بڑھتے ہیں تو عدد بڑھتے جاتے ہیں، کیا کہا گیا؟ عدد بڑھتے جاتے ہیں، مطلب پھر -7 بڑا ہوا یا -6 بڑا ہوا؟ اب دیکھیے آپ -7 سے -6 پر آئی، تو -6 کا ہے 7 کے دائیں جانب ہے، اس کا مطلب -6 بڑا ہو گیا، ہے نا۔ یہ 7 دکھ رہے، -7 دکھ رہے، لیکن -7 چھوٹا ہو گیا اور -6 کیا ہو گیا؟ بڑا ہو گیا۔ آپ پھر اور آگے بڑھیے، -6 سے اور آگے بڑھیے، -5 آ گیا، پھر ایک عدد بڑا ہو گیا۔ آپ سے اگر سوال کرے کہ بھئی -7 بڑا ہے یا -3 بڑے ہیں، بتائیے، آپ بتائیے کون سا عدد بڑا ہوگا؟ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ -7 کے کون سے جانب -3 ہے، دائیں جانب ہے یا بائیں جانب ہے۔
अगर -7 के दाएं जानिब -3 आता है, आते कि नहीं आता है, यहाँ पर -3 है, देखिए दाएं जानिब है, सीधी तरफ है, तो इसका मतलब -3 बड़ा है और -7 छोटा है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई -10 और -7 में कौन सा अदद बड़ा है, तो अब देखो 10 कौन सी जानिब है, 10 जो है बाएं जानिब है। जैसे जैसे आप बाएं जानिब बढ़ेंगे अददी खत के बाएं जानिब, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे इधर, जैसे जैसे जाएंगे आप, अदद कम होते चलते हैं। अब आप देखेंगे, समझ लीजिए आप 4 पर हैं, कहाँ पर हैं आप, अददी खत पे 4 पर हैं। अब 4 से क्या करें आपने, एक कदम बाएं जानिब बढ़ा, बढ़े, कहाँ पहुंचे, 3 पर, तो 3 क्या हो गए, कम हो गए। जैसे जैसे आप बाएं जानिब चलते जाएंगे अदद क्या होते चलेंगे, कम होते चलेंगे, और जैसे जैसे आप दाएं जानिब बढ़ेंगे अदद बढ़ते चलेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा सही अदद का, बड़े और छोटे का अंदाज़ा आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, एक और मिसालों से समझेंगे अभी अपन। तो एक चीज़ याद रखो, ये अददी ख़त पर कभी भी कुछ चीज़ें याद रखने की आपको, हर मुस्बत सही अदद मनफी सही अदद से बड़ा होता है। देखिए अहम चीज़ है ये, कोई भी अगर मुस्बत सही अदद है, अगर आपको बोले कि भाई मुस्बत 9 है एक अदद, और एक अदद है -3 या -18, ये ले लेंगे आप, तो आपको देखना है दोनों में बड़ा कैसा पहचानेंगे, -18 बड़ा है या मुस्बत 9 बड़ा है। तो क्या होता है, हर मुस्बत अदद किसी भी मनफी अदद से बड़ा रहता, तो इसका मतलब है दोनों में कौन सा अदद बड़ा है, मुस्बत 9 बड़ा है। ठीक है, देखो सिफर हर एक मुस्बत सही अदद से छोटा होता है। ठीक है, जितने भी मुस्बत सही अदद हैं, सब में छोटा अदद कौन सा है, सिफर उनसे छोटा है, मुस्बत सही अदद से। इसी तरीके से सिफर जो है मनफी सही अदद से बड़ा है। अब सिफर के बाद, सिफर के ये जो है बाएं जानिब सारे मनफी अदद है, तो इसका मतलब सिफर सब मनफी अदद से बड़ा है। अगर आप किसी ने कहा कि भाई -1000, मनफी कितना, 1000, अब -1000 में और सिफर में कौन बड़ा है, तो आप क्या बताएंगे, फिर बोलो आप मुझे, -1000 और सिफर में कौन बड़ा है, तो सिफर बड़ा है। -1000 क्या है, छोटे हैं उसके मुकाबले में, जितने भी मनफी अदद हैं सब सिफर से छोटे हैं, ये याद रखना पड़ेगा, सिफर सबसे बड़ा है मनफी अदद में। अब उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है, सिफर ना ही मनफी सही अदद है और ना ही मुस्बत सही अदद है। सिफर पर हम कोई अलामत लगा सकते क्या, मनफी और मुस्बत नहीं लगा सकते। ठीक है, सिफर के दाहिनी जानिब वाले आदाद की कीमत ज्यादा होती, अभी बताया मैंने, जैसे जैसे आप सिफर के दाएं जानिब जाएंगे इन अददों की कीमत ज्यादा रहती, और सिफर के बाएं जानिब वाले अदद की कीमत कम रहती। जैसे जैसे आप बाएं जानिब जाएंगे मनफी अदद शुरू होते तो कम 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 होते चलते, है ना, जैसे -4 है, उससे कम कौन सा रहेगा, -5 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसको याद रखिए आप लोग। अब कुछ सवालात हैं, हम लोग हल करते हैं। ठीक है, अब बताना है आपको कि कौन सा अदद छोटा और कौन सा अदद बड़ा है या मसावी है, कि कीमत एक जैसी है। ठीक है, इसको जाहिर करना है। अब देखिए, आप पहला सवाल आपके सामने आया, -5 और -2, बताइए आप कौन सा अदद बड़ा है और कौन सा अदद छोटा है। अब देखेंगे हम यहाँ पर कि ये -5 है और ये -2 है, जाहिर बात है सिफर से करीब कौन है, -2 है, तो ये -2 क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, और -5 छोटा रहेगा। ठीक है, अब ऐसे ही 8 बड़े हैं या -8 बड़े हैं, 8 तो मुस्बत है, अभी हमने देखा कि कोई भी मुस्बत अदद किसी भी मनफी अदद से बड़ा होता है, तो इसका मतलब इस सवाल में 8 ज़्यादा है और -8 कम है। ठीक है, अभी इसी तरीके से देखिए 100 और -100 आ गया, अब ये 100 मुस्बत है, ये 100 मनफी है, तो कौन सा अदद बड़ा है दोनों में, ये 100 बड़े हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए -24 -24, अब बताइए आप दोनों में कौन बड़ा है, -24 -24 दोनों में कौन बड़ा है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है, मसावी हैं। ठीक है, अभी देखिए, अभी ये मिसाल भी लिए थे अपने, सिफर और -1000, बताइए आप कौन सा अदद बड़ा है, सिफर ज़्यादा है क्या -1000 ज़्यादा है। अभी हमने देखा कि सिफर जो है सब मनफी अदद से बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, -18 -15, बताइए कौन सा अदद बड़ा है और कौन सा अदद छोटा है। जाहिर बात है -15 क्या है, बड़ा है, और -18 छोटे हैं।
ٹھیک ہے، اور مثال حل کرتے ہیں۔ دیکھو ایک سوال ہے، -8 اور -2 کے درمیان کون کون سے عدد آتے ہیں؟ عددی خط بنا کے آپ اس سوال کو کیا کر سکتے ہیں؟ حل کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتانا ہے -8 اور -2 میں 2 اور -8 کے درمیان کون کون سے عدد آتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ان میں سب سے بڑا عدد کون سا ہے بتانا ہے۔ تو اب دیکھیے عددی خط بنا کے بھی آپ کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اس طریقے سے عددی خط پر کیا آئیں گے؟ عدد آئیں گے۔ یہ -2 ہے، اس کے اب ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ بائیں جانب بڑھتے چلنا پڑے گا۔ یہ -8 تک آ گئے، کتنے عدد آ گئے بیچ میں؟ -3 -4 -5 -6 اور -7۔ اب آپ کو بتانا ہے کہ اس میں سب سے بڑا عدد کون سا ہے۔ آپ بولیں گے آپ تو کون سا عدد رہے گا سب سے بڑا؟ -2 بڑا رہے گا، کیونکہ ابھی دیکھیں ہم نے کہ عددی خط کے اگر آپ بائیں جانب جائیں گے تو عدد چھوٹے ہوتے چلتے، تو -2 سب سے بڑا عدد ہے اس کے بیچ میں۔ اسی طریقے سے -5 اور -5 کے درمیان اعداد لکھیے اور ان میں سے سب سے چھوٹا عدد کون سا ہے بنائیے۔ تو عددی خط بناؤ یہاں پر آپ، اس طریقے سے عددی خط بنے گا آپ کا، ہے نا؟ -5 سے شروع کریں تو اب اس کے اگر داہنے جانب بڑھتے چلیں گے آپ -4 -3 -2، اس طریقے سے عددی خط آپ کا بڑھتے چلے گا۔ اور سب سے چھوٹا عدد کون سا آئے گا؟ ابھی ہم نے دیکھا تھا عددی خط کے بائیں جانب جیسے جیسے جائیں گے آپ عدد چھوٹے ہوتے چلتے، تو آخری والا -5 کیا رہے گا؟ اس میں سب سے چھوٹا عدد رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آج ہم نے صحیح اعداد میں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، اس کو ہم لوگوں نے مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو ہمارا چینل پسند آتا ہے تو آپ ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔